हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हुक के नियम और डिफरेंट टाइप के जो इलास्टिसिटी होती हैं, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटीज, उनको पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम हुक के नियम को पढ़ लेते हैं कि हुक का नियम क्या है। तो हुक का नियम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ पर प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत जो लगाया गया प्रतिबल होता है वह सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति के होता है। इसी को जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। प्रतिबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू विकृति हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने इन दोनों का रेशियो लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, वो नियतांक है। इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यास्थता गुणांक इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मान जो होता है किस पदार्थ पर, यानी कि ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर पे। ये नेचर ऑफ मैटर पर टोटली डिपेंड करता है। साथ ही इसका जो विमा होती है वो ये होती है कि आप प्रतिबल और विकृति की विमा रखकर निकाल सकते हैं। ठीक, तो दिए गए पदार्थ के लिए हमारे पास हुक के नियम के अनुसार उन्होंने तो बता दिया कि प्रतिबल और विकृति आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा, पिछले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि प्रतिबल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, विकृति भी 3 प्रकार की होती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जब यहाँ प्रतिबल और विकृति का अनुपात आ रहा है तो प्रतिबल, अलग अलग तरह के प्रतिबल होने और अलग अलग तरह की विकृति होने की वजह से हमारे पास जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी अलग अलग ही होता है। तो इनमें सबसे पहले आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विकृति थी सबसे पहले हमारे पास किस प्रकार की होती थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेंथ के अलोंग जब प्रतिबल होता है और लेंथ के अलोंग जो चेंज इन लेंथ होता है तो उसके अकॉर्डिंग था कि वो अनुदैर्ध्य विकृति होगी, चेंज इन लेंथ, और अकॉर्डिंग टू जी लेंथ जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है अलॉन्ग दी लेंथ तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो डिफाइन होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति होता है। इसको डिटेल में हम इस टॉपिक से यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ये मान लिया कि ये हमारा क्या है, वायर है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारी एल है। ठीक, फिर इसके एंड पॉइंट से ये ऐसे एक दृढ़ आधार से लटका हुआ है और यहाँ पे हम कुछ फोर्स लगा के मान लेते हैं कि इसके ऊपर हम एम द्रव्यमान का पिंड लटका देते हैं। तो उसकी वजह से इसकी लेंथ सपोज करते हैं यहाँ से चेंज होके बदल जाती है, और जो चेंज इन लेंथ आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल डैश हो गया। ओके, और ये एल डैश होने की वजह से जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल वो क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एल, मतलब स्मॉल एल से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है एक्सटर्नल अप्लाइज फोर्स अपॉन एल। हम आपको इसमें समझाते हैं कि प्रतिबल आपका आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल एफ बाई ए अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति चेंज इन लेंथ एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना आया था, अगर एफ एम जी बल लगाकर अगर हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो एम जी हो गया एफ का मान, ए का मान हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन कैपिटल एल हो गया। दिस इज इक्वल टू एम जी स्मॉल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। तो इस प्रकार ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक, देखिए यही चीज़ है एफ एल अपॉन ए एल। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। अब चलिए पढ़ते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो जब भी किसी वस्तु पर जब हम लंबवत बल लगाते हैं तो उनमें प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो जो हुक का नियम आया था उसमें ये बात कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत उत्पन्न स्ट्रेस, उसमें उत्पन्न
विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम सीधे कह देंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो रॉन्ग है। क्या कहना पड़ेगा? व्हाट इज हुक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, उनका रेशियो जो है वही हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। ओके, अब यदि वस्तु पर लगाया गया अभिलंब प्रतिबल P है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, अपर यूनिट एरिया ये है, तो अभिलंब प्रतिबल P है, आयतन विकृति मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इसको लगाने की वजह से अगर इसका वॉल्यूम ये कंप्रेस हो जाता है, इसका वॉल्यूम यहाँ के बजाय यहाँ पहुँचता है, इतना बचता है, तो ये क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा V है। तो डेल्टा V अपॉन V आयतन विकृति हो गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो PV अपॉन डेल्टा V आया। ओके, इसके बाद हमारा आता है कि दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये भी उसी प्रकार होता है कि अपरूपर सीरिंग स्ट्रेस अपॉन सीरिंग स्ट्रेन के अनुपात को कहते हैं। अब सीरिंग स्ट्रेस कितना होगा और सीरिंग स्ट्रेन कितना होगा, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम इस पिक्चर को समझ लेते हैं। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये जो F फोर्स लगाया गया है ये टेंजेंशियल है इस सरफेस पर। इसको लगाने के बाद इसका जो ऊपरी हिस्सा है, नीचे वाला नहीं फिक्स रहेगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये E से चेंज होकर E डैश पे चला आता है। F वाला पॉइंट F से हटकर F डैश पर आ गया, D डैश पे पहुंच गया, C डैश से पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है अभी जो एक क्यूबाइड फॉर्म में थी A B C D इस तरह से, वो अब एक तरह से रोम्बोहेड्रल फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये जो इसका एंगल चेंज हुआ है, ये फाई एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये मान लिया कि x है, तो E डैश बराबर D डैश बराबर हमने मान लिया कि ये x है। AD बराबर L, AD मीन्स ये जिसकी वर्टिकल हाइट है ये मान लिया सपोज कैपिटल L है। तो tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई इक्वल टू लंब बटा आधार से x अपॉन L हो जाएगा। तो अपरूपर विकृति यानी चेंज इन शेप क्या हो जाएगा? चेंज इन शेप हमारा यही चेंज हुआ है ना, चेंज इन शेप जो होगा वो tan के रिस्पेक्ट में आएगा, tan फाई वो x अपॉन L के बराबर हो जाएगा। और चूंकि ये चेंज बहुत स्मॉल होता है तो हम जानते हैं कि इफ थीटा स्मॉल देन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा के होता है। ओके, व्हेन थीटा इज स्मॉल देन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक। तो इस प्रकार से tan फाई के बराबर हो जाएगा और हमारी जो सीरिंग स्ट्रेन है वो फाई के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपरूपर प्रतिबल या सीरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो F/A, ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो सीरिंग स्ट्रेस F/A अपॉन फाई F अपॉन A फाई, ये हमारा आ गया कि सीरिंग स्ट्रेस क्या होता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है और दृढ़ता गुणांक क्या है। यदि आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।